हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि। मूल विधि में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूँ जो कि महिला, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान है। उन प्रावधानों में से मैं आज इन 3 प्रावधान को लेके आया हुआ हूँ। पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दूसरा है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 और थर्ड है स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से मैं टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इस टॉपिक से लगभग पूरे क्वेश्चन ले लूँगा। इस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन आगे मिल सकते हैं जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा, और इस टॉपिक से मैं 2 क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो किसी दोस्त के साथ में डिस्कस करके तब फिर पढ़ाई करिए। उसके साथ में वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लीजिएगा। इन टॉपिक से 2 नंबर पक्का है, 2 क्वेश्चन पक्का है, और 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका 2.5 नंबर, मतलब 5 नंबर कंप्लीट। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना या फिर दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, ए और बी दोनों, या फिर दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध मतलब मना करने का अधिनियम है, तो विधि बनाना वो तो काम है, वो तो बनी हुई विधि है, लेकिन इसका काम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यही दोनों है ना, ए और बी, दहेज लेने और देने पर क्या प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसकी रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज लेने व दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में। तो धारा 2 में जो दिया गया है वो दहेज की परिभाषा लिख दिया गया है। दहेज की परिभाषा बड़ी लंबी बताई गई है डिस्क्रिप्शन में भी, तो मैं शॉर्ट में देख लेते हैं हम आप। ठीक है, दहेज में किसी ऐसी संपत्ति का या मूल्यवान वस्तु का अभिप्रेत होता है। प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत होता है, मतलब कोई भी संपत्ति है जिसका कि लेन देन होगा। ठीक है, उसमें 2 मेन लाइन क्या दिया गया है? विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को वो कीमती वस्तु देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज में क्या शामिल नहीं है? दहेज में क्या शामिल नहीं है? विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा, या मेहर। ठीक है, तो दहेज में ये तीनों चीज़ मान्य होती है लेकिन मेहर नहीं। मेहर को, ये अरबी वर्ड है जो कि शरीयत कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, मेहर का मतलब जो हुआ कि वाइफ। ठीक है, वाइफ या फिर पत्नी। ठीक है, इसे दहेज के रूप में नहीं समझते हैं, इसे दहेज के रूप में नहीं मानते हैं। बाकी इन सबको दहेज के रूप में मानते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित दहेज उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत लागू होती है। मेहर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। शरीयत में बताया गया है कि मेहर इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? कब अधिनियमित हुआ? तो ये बार बार आप देख रहे हैं 1961 दे रहा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो 62 वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? ये 3 ऑप्शन 1961। तो 1961 में क्या हुआ था? ये अधिनियमित हुआ था 20 मई 1961 को। ठीक है, कब? 20 मई 1961 को। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में,
धारा 2 के स्पष्टीकरण में, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में, या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में। तो किस में ये दिया गया है? ये दिया गया है भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 30 में बताया गया है क्या? मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी कॉस्टली प्रोडक्ट होगा, उसका अर्थ बताया गया है। दहेज में क्या होता है? कॉस्टली प्रोडक्ट ही तो देते हैं, या फिर धन देते हैं, या फिर संपत्ति, संपदा, यही सब तो देते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, स्पष्टीकरण 2, ठीक है, स्पष्टीकरण 2 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये ऑप्शन ना दिया होता, ये ऑप्शन नहीं दिया होता, तब आपका ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, लेकिन जब ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद, जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, तब किसे अंतरित होगी, किसे दी जाएगी वो? तो माता पिता को, या फिर यदि संतान है तो उसे, या विकल्प ए और बी, या फिर पति को। तो वो पति को नहीं दिया जाएगा, माता पिता को वापस होगी, या फिर संतान हुआ है तो उसे वापस होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज दोनों राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, विकल्प ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है क्या? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार, जहां किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वहां स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। ठीक है, स्त्री के वारिस। ठीक, परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो, मतलब आप पहले वाले ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में क्या बता रहा है कि अगर कोई स्त्री की डेथ हो जाती है तो उसका जो वारिस होगा वो लेगा, और नॉर्मल अगर डेथ हुई है 7 साल के बाद कभी भी, या फिर बुढ़ापे में, तो वहाँ पे वो अपने वारिस को देगी। ठीक, लेकिन 7 साल के अंदर हो जाती है तो ऐसी संपत्ति किसे दी जाएगी? यदि उसकी संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी, यदि संतान है तो ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, या कोई मजिस्ट्रेट। तो ये ऑप्शन बी, सी और डी और ऑप्शन ए रॉन्ग है। बाकी ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर का जो मजिस्ट्रेट होगा वो अपराधों का संज्ञान ले सकता है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैयत निम्न में से क्या होगी? वैधानिक नवैयत, तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, या फिर पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा, या ऑप्शन सी देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य होगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये क्या बोल रहा है कि दहेज लेने देने के लिए जो वैधानिक नवीयत है वो किस में होगी? वो होगी धारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के में, ठीक है, के आलोक में शून्य होगी। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेने देने के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैयत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भारतीय दंड संहिता 1860, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दहेज लेना देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज अपराध धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, या फिर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, या किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा।
तो ये कौन होगा? पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी। कौन? पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। ठीक है, क्या कहता है इसका डिस्क्रिप्शन? दहेज अपराध धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है क्या? आर्थिक दुरुपयोग या फिर यौन दुरुपयोग या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? तो क्या आर्थिक दुरुपयोग भी महिलाओं के लिए जो हिंसा है, घरेलू हिंसा है, उसमें आएगा, या फिर यौन दुरुपयोग भी होगा तब भी महिलाओं के संरक्षण अधिनियम से घरेलू हिंसा में आएगा? तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा में महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। ठीक है, कौन कौन से? शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक, इतने तरीके से घरेलू हिंसा हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था कब? 12/8/2005 को, 13/9/2005 को, 12/7/2005 को, या फिर 12/5/2005 को? तो ये कब अधिनियमित हुआ था? ये अधिनियमित हुआ था 13/9/2005 को। 13 सितंबर 2005। कब? 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। 17 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? संरक्षा अधिकारी, व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो ये कोई भी कर सकता है, ये संरक्षा अधिकारी भी, व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति और कोई भी। ठीक है, तो किसमें? अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के लिए आवेदन कौन कर सकता है? ठीक है, महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संरक्षा अधिकारी, व्यथित महिला और व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति का संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोह राहत को इप्सा चाह के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। राहत और जो उसकी इच्छा होगी, ठीक है, उसके लिए मजिस्ट्रेट के पास जाके आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। कौन बाध्य है? मात्र संरक्षक अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पे। तो कौन सा होगा? जब पीड़ित व्यक्ति अनुरोध करेगा तो उसके लिए अनुसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य हो जाएगा। कब? जब पीड़ित व्यक्ति अनुरोध करेगा। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यथित पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षक अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी अधिसूचित आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति जो उसका मालिक है उससे रिक्वेस्ट करता है आश्रय प्रदान करने के लिए, तो आश्रय गृह का ऐसा भारसक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? भावनात्मक, ये क्वेश्चन आपका मैं जब करा रहा था पिछला क्वेश्चन जिसमें स्त्री का किस तरीके से हनन किया जा सकता है, उसमें मैं आप लोगों से बोलने वाला था कि उसमें से जो जितने तरीके से हिंसा हो सकती है, जितना तरीके से दुरुपयोग हो सकता है किसी स्त्री के लिए घरेलू हिंसा में, तो उसमें बन सकता था।
ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक, तो भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक, मानसिक। तो भावनात्मक उसमें था, आर्थिक उसमें था, मौखिक था, लेकिन मानसिक दुरुपयोग नहीं था। डिप्रेशन को अभी तक नहीं माना गया है दुरुपयोग करना, समझ रहे हैं ना, डिप्रेशन को नहीं माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परिभाषित किया गया है। घरेलू हिंसा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकार के श्रेणी को, किसको किसको, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक, आर्थिक दुरुपयोग, जबकि इनमें मानसिक दुरुपयोग को शामिल नहीं किया गया है। आने वाला जो संशोधन होगा इन फ्यूचर, उसमें मानसिक दुरुपयोग को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा कौन सा, असंज्ञेय और गैर जमानती, या असंज्ञेय जमानती, संज्ञेय जमानती, संज्ञेय गैर जमानती। तो क्या होगा, जब घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 31(1) का अपराध होगा तो क्या होगा, वो संज्ञेय होगा और गैर जमानती भी होगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आके देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 32 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्वृष्टि किसी बात के हुए भी धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश कब प्रवर्तनीय होगा, जब मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया वहां, या फिर मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है, या फिर जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, या समस्त भारत में। तो जब घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन जब कोई न्यायालय उसमें बदलाव करेगी तो वो किस पे कहाँ लागू होगा, सारे पूरे भारत पे लागू होगा। ठीक है, पूरे भारत में लागू होगा। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इसका पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 27(2) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है, धारा 1, धारा 3, धारा 4, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी धारा, धारा 3 में परिभाषित किया गया किसको, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है, किसमें, धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केवल केंद्र शासित राज्यों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपूर्ण भारत पे। अब कोई भी रूल रेगुलेशन नियम, ये जरूर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेटेस्ट जरूर आएंगे, तो वहाँ पे यही टिक लगाना है, संपूर्ण भारत पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार पहले जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पर था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में भी विस्तार हो गया, जाएगा नहीं, हो गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था। तो कौन सा, महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, या फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी कारखाना अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्या, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम 2013 सुरक्षा एवं कल्याण संबंधित अधिनियम जो 2013 में पारित किया गया था, वो क्या था, जब वो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम था वो। ठीक है, वो जब काम पे गई होंगी तो वहाँ पास उनका जो कार्यस्थल है वहाँ पे इस चीज़ का निवारण करने के लिए नियम बनाया गया था। कौन चीज़ के लिए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो अच्छे से समझ में आएगा। फिर
महिला की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष विधेयक 2012 को लोकसभा द्वारा 3 सितंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 26 फरवरी 2013 को पारित किया गया। इस विधेयक को 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के रूप में 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर हल पढ़ लिए हैं तो इसको एक बार समझने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? वर्मा कमीशन, रामास्वामी कमीशन, महिला कमीशन, अल्पसंख्यक कमीशन। तो कौन सा? वर्मा कमीशन को बनाया गया। कब? 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुई बलात्कार की नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना या उनमें संशोधन करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिन में 630 पन्नों में पूरी करके सौंप दिया था। ठीक है, तो दिल्ली में जो केस हुआ था निर्भया कांड, उसके बाद में दिल्ली में गठित हुई थी 16 दिसंबर 2013 को क्या, कौन सी कमेटी? वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति JS वर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री का अशिष्ट रूपण, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? कब अधिनियमित हुआ? 10 सितंबर 1988, 20 अक्टूबर 1987, 23 दिसंबर 1986 या फिर 22 जुलाई 1980। तो स्त्री का अशिष्ट रूपण जो प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था वो कब हुआ था? 23 दिसंबर 1986 में। क्या? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने 13 दिसंबर 1986 को अपनी स्वीकृति दी, अर्थात यह अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को अधिनियमित हुआ माना जाता है। ठीक है, क्या? स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ, कब अधिनियमित हुआ था? ये बताया गया है 23 दिसंबर 1986 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1987 को, 16 नवंबर 1986 को, 26 नवंबर 1986। तो ये 23 को तो अधिनियमित ही हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत। या फिर 10 सितंबर 1990 को, ये भी ऑप्शन गलत है। 13 अगस्त 1989, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 2 अक्टूबर 1987 को। कब? 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। ठीक है, स्त्री का अपशिष्ट रूपण अधिनियम को सरकार ने राजपत्र की में अधिसूचना द्वारा 2 अक्टूबर 1987 को लागू किया था। अशिष्ट रूपण का मतलब क्या हुआ पता है? अशिष्ट रूपण का मतलब हुआ कि एडल्टनेस, जो कि उसको मतलब वेश्यावृत्ति की ओर बढ़ाती है, उस चीज़ को दिखाना, उस चीज़ को टीवी के माध्यम से दिखाना, फिल्मों के माध्यम से दिखाना, या फिर पब्लिक थिएटर के माध्यम से दिखाना, या फिर सोशल साइट मीडिया के रूप में कुछ भी दिखाना, तो वो क्या हुआ? अशिष्ट रूपण हुआ। ठीक है, तो आज हमने अभी अपना 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 23 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट पार्ट में हम 24 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए ध्यान से, और फोकस करिए कि किसी दोस्त के साथ में बैठ कर डिस्कस करते हुए पढ़ाई करिए। ठीक है, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन में डिस्कस करने को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल रूप में समझ में आ पाएंगी। ठीक है, कुछ आप समझाएंगे, कुछ वो समझाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।